Hello everyone. In this video, we are going to discuss test number 10 of plus 2 CBSE of RN classes. So starting with the paper 1, which is single answer type paper. So this paper contains 20 questions and the time limit was 45 minutes. तो आपको पेपर इस वे में अटेम्प्ट करना है कि आप 45 मिनट्स के अंदर लास्ट क्वेश्चन तक जरूर पहुंच जाओ। तो स्टार्ट करते हैं विद द डिस्कशन। बट इस डिस्कशन से आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप ये ऑब्जर्व करोगे कि कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में कैसे लगाया। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -√3/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ -√3 इज। अब सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व करा इन क्वांटिटीज में जो इनपुट्स हैं वो नेगेटिव है, तो मैं इनपुट्स को सबसे पहले पॉजिटिव बना देता हूं। वी नो दैट cos इनवर्स ऑफ -x कैन बी रिटन एज पाई माइनस cos इनवर्स x and minus tan inverse of minus x can be written as minus tan inverse x। अब आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। cos inverse √3/2 मतलब cos of which angle is √3/2 and that is pi by 6 and tan inverse of √3 मतलब tan of which angle is √3 that is pi by 3। अब आप इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 7 पाई बाय 6 एंड द आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/9 इज। तो सबसे पहले नजर आ रहा है ये सिचुएशन है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। तो माइंड में सीधा स्ट्राइक करता है डायरेक्ट रिजल्ट and that is tangent inverse x plus tangent inverse y is tangent inverse of x that is 1/4 plus y that is 2/9 whole divided by 1 minus x into y। but ये रिजल्ट हम तभी लगा सकते हैं only under the condition when x into y is less than 1। तो वो भी चेक करा साथ में। of course नजर आ रहा है this is 1/18 which is definitely less than 1। तो ये रिजल्ट एप्लीकेबल है। जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे you will get the answer as tan inverse 1/2 and that is option B। Now passing on to next question, that is cot of 2 tan inverse 1/5 is equals to। देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ऑब्जर्व करा बाहर अगर कॉट है तो मैं चाहता हूं ये ब्रैकेट के अंदर कॉट इनवर्स ऑफ सम क्वांटिटी बन जाए। बट कॉट इनवर्स में लाने के लिए ये जो कोएफिशिएंट 2 है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ध्यान से 2 tan इनवर्स x माइंड में स्ट्राइक करते हैं रिजल्ट्स। 2 tan इनवर्स x कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, can be written in terms of cos inverse, can be written in terms of tan inverse। सोचा और अब आगे प्रोसीड करूंगा। I will write 2 tan inverse x in terms of tan inverse। क्यों? बाहर cot था। This can be written as cot of tan inverse of 2x upon 1 minus x square। अब जैसे ही आप इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 5/12। तो फाइनली ये बन गया cot ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5/12। बट क्योंकि बाहर cot है तो हमारा टारगेट क्या था, हम चाहते हैं ये cot इनवर्स ऑफ सम क्वांटिटी बन जाए। तो फिर से सोचो रिजल्ट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। tan इनवर्स x कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ cot इनवर्स and that is cot inverse 1/x। मतलब इसी क्वांटिटी का रेसिप्रोकल।
तो फाइनली ये बन गया cot इनवर्स ऑफ 12/5। तो फाइनली अब मैं इस क्वांटिटी को लिख सकता हूं 12/5 एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। Now passing on to next question, that is, if y equals to tan inverse of this quantity, then dy by dx is। तो हमें y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, बट स्टैंडर्ड रिजल्ट tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मेरे को आता है। तो जैसे डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx विल बी इक्वल्स टू, फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको मान लेता हूं u, तो tan इनवर्स u का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस u स्क्वायर एंड यूजिंग चेन रूल साथ में आएगा इनटू d बाय dx ऑफ u, और u की जगह पे हमने क्या रखना है, जो क्वांटिटी हमने एज्यूम करी, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 7x, एंड यहां भी आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 7x। अब इसको तो हम सिंप्लीफाई कर ही लेंगे। नाउ डेरिवेटिव ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 7x, तो यहां पे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 8x माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 7x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 7। तो जैसे अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे you will get the final answer as option B. Now question number 5 is, कहता है if x square plus xy plus y square equals to 7, then dy by dx add x equal to 1 and y equals to 2 is। तो dy by dx सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो डिफरेंशिएट both sides with respect to x, तो d by dx of left hand side, that is x square plus xy plus y square is equals to derivative of right hand side, constant quantity है तो constant का derivative 0। अब यहाँ पे लगाएंगे algebra of derivatives, derivative of first x square का derivative with respect to x is 2x plus अब second term का derivative नजर आ रहा था, सेकेंड टर्म क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, तो इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकेंड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy by dx प्लस नाउ सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1 एंड प्लस थर्ड का डेरिवेटिव। अब ध्यान से ये फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ y और डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, सीधा सीधा नहीं निकलेगा, चेन रूल का यूज करना पड़ेगा। y स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2y एंड यूजिंग चेन रूल y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy by dx इक्वल्स टू 0। तो हमें dy by dx फाइंड करना है, तो dy by dx वाली ये दो टर्म्स, दोनों में से dy by dx कॉमन, तो वी विल गेट x प्लस यहां से 2y, विदाउट dy by dx वाली टर्म्स की साइड चेंज कर दो, दैट इज माइनस ऑफ 2x plus y, इस फैक्टर की साइड चेंज करो, होल डिवाइडेड बाय x plus 2y। अब देखो हमें dy by dx फाइंड करना है एट x equal to 1 and y equals to 2, तो x को 1 पुट कर दो, y को 2 पुट कर दो, ऊपर बन गया 4, x को 1 पुट करना है, y को 2 पुट करना है, नीचे बन गया 5। सो द फाइनल आंसर इज -4/5 which is option B। Now the sixth question is, कहता cot inverse root of 1 plus x square minus x is equal to। अब देखो साथ में ऑप्शंस भी अगर आप ध्यान दो, ऑप्शंस में था ऑप्शन A, B, C, D, चारों ऑप्शंस में tan इनवर्स x इन्वॉल्व हो रहा था, तो एक क्लियर आइडिया मिल रहा था हमें इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करना है जस्ट, एंड सिंप्लीफाई करने के लिए अगर बाहर कॉट इनवर्स है तो हम चाहते हैं ब्रैकेट के अंदर ये पूरी क्वांटिटी कॉट ऑफ सम एंगल बन जाए। अब फॉर दैट डेफिनेटली x को एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट तो करना ही पड़ेगा, और फिर मैंने ऑब्जर्व करा क्योंकि यहां था रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको देखते हुए मैंने डिसीजन लिया
I will put x equals to tangent theta. तो इसका बेनिफिट we will get cot inverse of root of 1 plus tangent square theta minus x की जगह पे tangent theta. तो इसको सिंप्लीफाई करा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर. तो ये बन गया रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा. और क्योंकि क्वेश्चन में x के ऊपर कोई कंडीशन गिवन नहीं थी तो हम सीधा सीधा प्रोसीड करेंगे. रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सीकेंट थीटा एंड साथ में आ गया माइनस tan थीटा. अब देखो हमारा अल्टीमेट एम जो था दैट इज वी आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग दिस क्वांटिटी एज कॉट ऑफ सम एंगल. कॉट में तो ये कन्वर्ट नहीं हुआ तो एक काम करते हैं क्योंकि मेरे को सारे रिजल्ट्स ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम साइन एंड कॉस पे आते हैं तो मैं इन दोनों क्वांटिटीज को साइन एंड कॉस में चेंज कर देता हूं. साइन एंड कॉस में चेंज करके सिंप्लीफाई जैसे ही करोगे यू विल गेट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. अब यहां से फर्दर ये अभी भी कॉट में कन्वर्ट तो नहीं हुआ. क्या करूं? अगर थीटा में सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही तो हम हाफ दी एंगल्स पे ट्राई कर सकते हैं. So we can write this quantity as cot inverse of 1 minus sin theta का half the angle result 2 sin angle theta का half into cos angle theta का half divided by cos 2 theta का half the angle result cos square angle का half minus sin square angle का half. अब क्लियरली नजर आ रहा है न्यूमरेटर में बन गया 2a into b और साथ में 1 भी प्रेजेंट है. इसका भी बेनिफिट उठा सकता हूं. कैसे? आई कैन राइट दिस 1 इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. तो इस 1 को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय 2. अब अगर आप ध्यान दो न्यूमरेटर में क्या बन गया a square plus b square minus 2 into a into b and that is a minus b का whole square that is cos theta by 2 minus sin theta by 2 इसका whole square and denominator में बना हुआ है हमारे पास a square minus b square जिसके हम further factors बना सकते हैं that is a minus b into a plus b. हाँ जी. अब यहां से बेनिफिट अगर आप ध्यान दो न्यूमरेटर में ये फैक्टर डिनोमिनेटर में ये फैक्टर सेम है तो ये कैंसिल आउट हुआ और यहां से ये स्क्वायर एक फैक्टर कटा एक बच गया. फिर से याद रहे हमारा अल्टीमेट टारगेट हम इस पूरे को कॉट ऑफ सम एंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं क्योंकि बाहर कॉट इनवर्स है. कॉट में लाने के लिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा बाई 2. क्यों? कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन. इसी का बेनिफिट उठाया और ये बन गया हमारे पास कॉट इनवर्स ऑफ कॉस डिवाइडेड बाय साइन दैट इज कॉट थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन दैट इज 1 अपॉन यहां कॉस बाय साइन बनेगा कॉट एंड प्लस साइन बाय साइन बनेगा 1. बट अब अगर आप ध्यान दो अभी भी ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कॉट ऑफ सम एंगल में कन्वर्ट नहीं हुई. अब स्ट्राइक करते हैं कॉट के रिजल्ट्स ट्रिग्नोमेट्री में कॉट ऑफ a प्लस बी या फिर कॉट ऑफ a माइनस बी. अब दोनों में ही क्या होता है डिनोमिनेटर में कॉट प्लस कॉट वाली सिचुएशन आती है तो इस 1 को मैं लिख सकता हूं कॉट ऑफ पाई बाय 4. तो ध्यान रखना डिनोमिनेटर में है cot a प्लस cot b तो ऊपर होना चाहिए cot a cot b माइनस 1. तो इसको लिख सकता हूं इंटू 1 और इस 1 को मैं लिख सकता हूं cot पाई बाय 4. अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया तो इस पूरी क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूं cot इनवर्स ऑफ cot ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2.
तो पूरी क्वांटिटी कॉट ऑफ सम एंगल में बदल गई। अब मैं इस पूरी क्वांटिटी को सीधा सीधा लिख सकता हूं π/4 प्लस θ/2 और थीटा की वैल्यू वापस यहां से सब्स्टिट्यूट करूंगा टेंजेंट इनवर्स x। सो द फाइनल आंसर इज π/4 प्लस 1/2 इंटू थीटा की जगह पे टेंजेंट इनवर्स x। और अब आप मैच कर लो, मैच करती है ऑप्शन डी के साथ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज कहता इफ f of x is equals to this is continuous at x equal to 0 then the value of k may be। तो अब माइंड में कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट की बात हुई तो इट मींस लिमिट ऑफ द फंक्शन, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी 0 पे बात कर रहे हैं तो x अप्रोचिंग टू 0 मस्ट बी सेम एज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। और देखो फंक्शन की वैल्यू यहां आया x इक्वल टू 0 पे कितनी है 48। कुल मिला के अगर ये लिमिट हमें पता चल जाए तो हम k की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 0। x 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तो f ऑफ x इसके बराबर है, f ऑफ x की जगह रखा e की पावर 3x स्क्वायर माइनस 1 बाय टेंजेंट स्क्वायर kx। अब लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्म चेक करो। फॉर्म अगर आप चेक करोगे वो बनेगी 0/0। तो ऐसे केस में हम लिमिट कैसे इवैल्यूएट करें? एक्सपोनेंशियल फंक्शन नजर आया तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी आपके माइंड में आने चाहिए। e पावर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x, इसकी लिमिट व्हेन x अप्रोचिंग टू 0 इज 1। तो जो e की पावर में वही इसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक काम करता हूं, कांस्टेंट तो हम बाद में भी एडजस्ट कर लेंगे, पहले ये x स्क्वायर आना चाहिए। तो डिवाइड न्यूमरेटर बाय x स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर। अब हम यहां से प्रोसीड करते हैं, 3x स्क्वायर चाहिए तो 3 से डिवाइड एंड 3 से मल्टीप्लाई। और ध्यान से डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर इधर x स्क्वायर, तो मैं इस क्वांटिटी को लिख सकता हूं tan kx बाय x का होल स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बन चुके हैं। जैसे ही आप लिमिट ऑफ न्यूमरेटर इवैल्यूएट करोगे इस पूरे फंक्शन की लिमिट आ जाएगी 1। तो न्यूमरेटर में बचा 3। अब आगे बढ़ते हैं, डिनोमिनेटर का अगर आप ध्यान दो tan kx, तो टेंजेंट में भी रिजल्ट याद आना चाहिए, टेंजेंट x बाय x as x approaching to 0 is always 1। तो जो टेंजेंट के साथ है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, डिवाइड बाय k एंड साथ में यहीं पे ही मल्टीप्लाई बाय k। तो अब इसकी लिमिट बन जाएगी 1 k का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास k स्क्वायर एंड न्यूमरेटर में है 3। जैसे इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k एज प्लस माइनस 4। बट ध्यान से ऑप्शन में क्या है, हाँ डी नजर आया -1/4। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ f of x is given as continuous at x equal to 2 and x equal to 5, दो पॉइंट्स पे continuous given है, then the value of this expression is, of course इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए a एंड b पता होने चाहिए। अब a एंड b दो अननोन्स, तो दो कंडीशंस ढूंढनी है। पहली कंडीशन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है एट x इक्वल टू 2 एंड सेकंड कंडीशन कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है एट x इक्वल्स टू 5। अब फिर कॉन्सेप्ट यहां क्या लगेगा, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। 2 पे कॉन्टिन्यूअस और क्लियरली नजर आ रहा है 2 के लेफ्ट पे 2 के राइट पे डेफिनेशन चेंज हो रही थी, इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 मस्ट बी सेम एज राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 मस्ट बी सेम एज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2। ये है कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट का। लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी सेम एज राइट हैंड लिमिट मस्ट बी सेम एज वैल्यू ऑफ द फंक्शन
एंड बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस हियर आल्सो 5 के लेफ्ट पे 5 के राइट पे डेफिनेशन चेंज हुई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी सेम एज राइट हैंड लिमिट, मस्ट बी सेम एज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करने का मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो हम शो कर देते हैं नेगेटिव साइन से, मतलब x 2 से जस्ट छोटा है। अगर x 2 से जस्ट छोटा है तो फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन लगाऊं, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? ध्यान से, 2 से छोटा, हाँ 2 से छोटा फर्स्ट में ही आ गया, तो पहली वाली डेफिनेशन लगेगी f of x इक्वल टू दिस, तो f of x की जगह पे मैं डाल रहा हूं 3ax plus b, एंड क्लियरली नजर आ रहा है दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज सेम एज द वैल्यू, तो x को सीधा 2 रखो, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी 6a plus b। अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम राइट साइड, पॉजिटिव साइन से शो करा, इसका मतलब 2 जो है वो x जो है वो 2 से जस्ट बड़ा है, 2 से जस्ट बड़ा, यहां तो 2 से छोटा है, अगले में चलो 2 से, हाँ 2 से बड़ा, तो f of x is equal to this, f of x की जगह पे आया 9x plus 1, अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन, लिमिट इज सेम एज द वैल्यू, x को 2 रख दो, we will get 19, एंड f of 2 फाइंड करने के लिए फंक्शन में देखो x इक्वल टू 2 कहां है, यहां स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, यहां इक्वल्स टू 2, तो यहां पे 2 आया, तो ध्यान से, तो फंक्शन की सेकंड डेफिनेशन x को 2 रख दो, you will get f of 2 as 18 plus 1 that is 19। तो कुल मिला के मेरे पास एक कंडीशन आ गई इन टर्म्स ऑफ a and b, that is 6a plus b equals to 19। बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस अगर आप यहां पे कॉन्सेप्ट लगाओगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5 से छोटी वैल्यूज, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी आपके पास 46, राइट हैंड लिमिट मतलब x 5 से जस्ट बड़ा, 5 से जस्ट बड़ा, सेम स्टेप्स लगाओगे जैसे यहां लगाए, राइट हैंड लिमिट आ जाएगी 25a minus 3b, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 5 पे इक्वालिटी कहां है, यहां इक्वालिटी नहीं है, यहां इक्वालिटी है, f of 5 मिलेगा इस डेफिनेशन से, x की जगह 5 रख दो, तो f of 5 आ जाएगा 25a minus 3b। तो कुल मिला के यहां से मेरे पास एक a और b में कंडीशन और बन गई, दैट इज दिस वन, दैट इज 25a minus 3b equals to 46। अब आप जैसे इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, you will get the value of a as 103/43 and value of b as 199/43। जैसे ही a and b की वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, you will get the final answer as -96, which is option D। Now passing on to next question, that is if y equals to cos inverse of this, then dy by dx whole square is equals to। अब देखो सबसे पहले डेरिवेटिव अगर आ जाए तो उसका होल स्क्वायर तो हम फाइंड कर ही लेंगे। डेरिवेटिव निकालने के लिए cos इनवर्स ऑफ दिस, ऑफ कोर्स हम डेरिवेटिव चेन रूल से तो निकाल ही सकते हैं, बट ऑब्जर्वेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप ध्यान दो तो फंक्शन को मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं, क्यों? बाहर cos इनवर्स है, अंदर cos ऑफ सम एंगल बन जाए तो फंक्शन तो सिंप्लीफाई हो ही जाएगा, और ये क्लियरली नजर आ रहा था, x को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए, और ट्रिग्नोमेट्री में 4 इंटू समथिंग क्यूब माइनस 3 इंटू समथिंग, इस टाइप का कौन सा रिजल्ट था? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, दैट इज cos 3 थीटा। तो इसी को देखते हुए मैंने x को पुट कर दिया cos थीटा, पुट x इक्वल्स टू cos थीटा, तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा विच इज cos 3 थीटा, एंड
क्वेश्चन में x पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं y विल बी इक्वल्स टू 3 थीटा। और क्योंकि फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x था, आंसर भी इन टर्म्स ऑफ x आना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू यहां से मैं लिख सकता हूं cos इनवर्स x। लो, फंक्शन इतना सिंपल बन गया, अब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी विल गेट 3 into cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अब जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर एज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द वैल्यू ऑफ cos ऑफ दिस क्वांटिटी इज। अब देखो सीधा सीधा नजर आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। cos ऑफ π/3, सबसे पहले इनपुट नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस साइन इनवर्स x, and sin inverse of 1/2 means sin of which angle is 1/2, that is π/6। π/3 minus π/6 करेंगे तो we will get the answer as π/6 and cos π/6 की value is √3/2, which is option D। Now passing on to the next question, that is if function is given and कहता is continuous at x equal to 2, then the relation between a and b is। अब देखो continuity at a point, फिर से कॉन्सेप्ट आया तो माइंड में स्ट्राइक करता है लिमिट मस्ट बी सेम एज वैल्यू। अब लिमिट की अगर बात करें तो फंक्शन ध्यान से देखो, 2 के राइट पे 2 के लेफ्ट पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो इसलिए लिमिट हम सीधी सीधी नहीं निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करेंगे एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2, ये तीनों होनी चाहिए इक्वल। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम राइट साइड, मतलब x 2 से जस्ट बड़ा है, 2 से अगर जस्ट बड़ा है तो फर्स्ट डेफिनेशन का यूज हुआ, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, तो f ऑफ x की जगह पे आया 9ax plus b, which is a polynomial function, limit must be same as the value। x को 2 रखा तो आंसर आ गया 18a plus b, तो राइट हैंड लिमिट की जगह रखा 18a plus b must be same as लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन when x is approaching to 2 from left side, मतलब x 2 से जस्ट छोटा, जस्ट छोटा, यहां तो बड़ा है, हाँ सेकंड डेफिनेशन में 2 से छोटा, तो f of x equal to this, तो f of x की जगह पे आया 3b minus 2x, अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन, लिमिट इज सेम एज द वैल्यू, x को सीधा 2 रखा तो ये आ गया 3b minus 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3b minus 4 एंड फंक्शन की वैल्यू x equal to 2 यहां इंक्लूड हो रहा था, तो फर्स्ट डेफिनेशन में x को 2 रखा तो वी विल गेट 18a plus b। ऑफ कोर्स ये तीनों बराबर है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तो सेम ही थी, तो जैसे ही मैं फर्स्ट 2 को इक्वेट करूंगा, सिंपलीफाई करने पे a और b में रिलेशन मिल जाएगा एंड द आंसर टर्न्स आउट टू बी ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज, कहता है if y is given then dy by dx is equals to, ऑप्शंस भी अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नजर आ रहा था, बी सी डी दे आर ऑल इन टर्म्स ऑफ x, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें y एंड x दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेट्स सी, डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx विल बी इक्वल्स टू, एक काम करते हैं, एज इट इज डेरिवेटिव तो नहीं निकाल सकता, तो इस पूरी ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी को u एज्यूम कर लेता हूं, u पावर 10 का डेरिवेटिव दैट इज 10 into u की पावर 10 minus 1 which is 9 and using chain rule d by dx of this u, और u की जगह वापस रखूंगा x plus root of x square plus 1
और यहां भी u की जगह x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्वांटिटी तो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो फाइनली आ जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 9। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1 एंड प्लस, फिर से रूट का अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 रूट, एंड यूजिंग चेन रूल रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का डेरिवेटिव दैट इज d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड ऑफ कोर्स यहां रूट के अंदर भी है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जैसे ही आप इवैल्यूएट करोगे यू विल गेट 2x, एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव इज ऑलवेज 0, तो ये क्वांटिटी भी सिंपलीफाई हो गई और बन गई, नजर आ रहा है 2 से 2 हुआ कैंसिल। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 9 इंटू एलसीएम लेने पे ये बन गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। एंड अब अगर आप ध्यान दो ये फैक्टर और न्यूमरेटर में ये फैक्टर दे आर सेम, मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो फाइनली इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर 9 और यहाँ पावर है 1, तो ये पूरी पावर बन जाएगी 10 विच इज सेम एज y। तो न्यूमरेटर में ये पूरा y बन गया, तो फाइनली आंसर क्या आया 10 इंटू दिस कंप्लीट y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज सेम एज ऑप्शन ए। नाउ पासिंग ऑन टू केस स्टडी 1, तो सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन को रीड कर लेते हैं। द गिवन इंफॉर्मेशन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू फिक्स अ होर्डिंग बोर्ड एट द फेस ऑफ अ बिल्डिंग ऑन द रोड ऑफ अ बिजी मार्केट फॉर अवेयरनेस ऑन कोविड-19 प्रोटोकॉल। कहता रमन राजन एंड महेश आर 3 इंजीनियर्स हु आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। A is considered to be a person viewing the hoarding board 30 meters away from the building, standing at the edge of a pathway nearby. Raman, Rajan and Mahesh suggested to the firm to place the hoarding board at 3 different locations, namely C, D and E. तो होर्डिंग बोर्ड्स लगाने 3 डिफरेंट पोजीशंस पे जिनकी नेमिंग है सी, डी एंड ई। आगे बढ़ते हैं। सी इज एट द हाइट ऑफ 20 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। फॉर द व्यूअर ए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डी इज डबल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सी। ध्यान से व्यूअर ए होर्डिंग बोर्ड्स को ऑब्जर्व कर रहा है और डी होर्डिंग बोर्ड जो लगा हुआ है डी पोजीशन पे उस पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है दैट इज डबल ऑफ दैट व्हिच इज मेड एट होर्डिंग बोर्ड सी। आगे बढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ई इज ट्रिपल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सी फॉर द सेम व्यूअर। Now, based on this given information, we will start solving the questions one by one. Now, the first question of case study, that is, measure of angle CAB is. तो अगर आप इस डायग्राम की तरफ ध्यान दो, CAB मतलब इस एंगल के बारे में बात कर रही है। Let this angle be theta. तो अगर आप ध्यान दो दिस इज बेसिकली अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल वेयर 90 डिग्री इज एट बी। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के ऑपोजिट साइड आपको पता है दैट इज परपेंडिकुलर, और एंगल के एडजेसेंट साइड भी पता है दैट इज बेस। तो मैं सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूंगा। इन ट्राइंगल CAB टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल्स टू perpendicular upon base and which turns out to be 2/3। और अगर tan theta 2/3 है
तो I can directly write theta will be equals to tangent inverse of 2 by 3 and that is option B. Now the next question is that the measure of angle DAB is DAB. अब जो हमने इंफॉर्मेशन रीड करी वहां से ये क्लियरली पता है हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ए से डी की तरफ जो बना दैट इज ट्वाइस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस. अगर ये थीटा है तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 2 थीटा. इट मींस हियर वी हैव टू फाइंड 2 थीटा. तो 2 थीटा अगर फाइंड करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने थीटा निकाल लिया था. थीटा आया था tan इनवर्स 2 by 3. तो 2 थीटा विल बी 2 tan इनवर्स 2 by 3. अब अगर आप ऑप्शंस में ध्यान दो किसी में भी 2 tan इनवर्स नहीं है बट B एंड D को ऑब्जर्व करा cot इनवर्स भी है tan इनवर्स भी है. तो एक काम करता हूं सबसे पहले मैं 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में भी लिख सकता हूं cos इनवर्स में भी लिख सकता हूं tan इनवर्स में भी लिख सकता हूं. तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा tan इनवर्स में. क्यों? क्योंकि B एंड D cot इनवर्स tan इनवर्स दोनों इन्वॉल्व हो रहे थे. तो 2 tan इनवर्स x कैन बी रिटन एज टेंजेंट इनवर्स 2x that is 4 by 3 divided by 1 minus x square that is 2 by 3 का whole square. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो. You will get tangent inverse of 12 by 5. अब ऑप्शंस चेक करी टेंजेंट इनवर्स 12 by 5 तो नहीं था बट हाँ cot इनवर्स तो है ना. तो tan इनवर्स x को मैं cot इनवर्स में लिख सकता हूँ. टेंजेंट इनवर्स x कैन बी रिटन एज cot इनवर्स 1 by x इसका रेसिप्रोकल 5 by 12 which matched with the option B. तो option B is the correct answer. Now passing on to next question that is the measure of angle EAB is. अब EAB एंगल ऑब्जर्व करा EAB and given information के अकॉर्डिंग angle of elevation from A towards E is thrice the angle of elevation from A towards C. तो इसका मतलब ये पूरा एंगल जो है दिस इज 3 थीटा. तो 3 थीटा हमें फाइंड करना है. अब ये कैसे फाइंड करूं? तो देखो अभी तक मेरे को थीटा की वैल्यू पता है 2 थीटा की वैल्यू भी पता है. इन्हीं दोनों का यूज कर लेते हैं. कैसे? आई कैन राइट 3 थीटा एज 2 थीटा प्लस थीटा. 2 थीटा की जगह पे डाल दिया टेंजेंट इनवर्स 12 by 5 एंड थीटा की जगह रख दिया टेंजेंट इनवर्स 2 by 3. तो माइंड में आता है यहां पे तीनों ऑप्शंस में एक ही इनवर्स फंक्शन है. यहां तो दो इनवर्स फंक्शंस का सम आया. फिर स्ट्राइक करते रिजल्ट tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y that is tan इनवर्स of x plus y upon 1 minus xy. बट ध्यान रहे ये रिजल्ट लगता कब है? when x into y is less than 1. तो 12 by 5 into 2 by 3 तो ये नजर आ गया ये बन गया 8 by 5. 1 से छोटी क्वांटिटी नहीं है तो इस पे एज इट इज रिजल्ट नहीं लगने वाला. फिर क्या करें? लेट्स सी tan इनवर्स को मैं cot इनवर्स में चेंज कर सकता हूं. तो आई कैन राइट दिस एज cot इनवर्स ऑफ इस इनपुट का रेसिप्रोकल 5 by 12 प्लस सिमिलरली ये बन गया cot इनवर्स ऑफ 3 by 2. अब cot इनवर्स प्लस cot इनवर्स ऐसा कोई रिजल्ट तो हमारे पास नहीं है बट हाँ रिजल्ट तो tan इनवर्स में होता है. तो अब मैं cot इनवर्स को tan इनवर्स में वापस चेंज करना चाहता हूं. अगर रेसिप्रोकेट करूंगा तो इसी स्टेप पे पहुंच जाऊंगा. तो रेसिप्रोकेट नहीं करूंगा इनपुट का तो और रिलेशन यूज करूंगा cot इनवर्स प्लस tan इनवर्स इज pi by 2. तो यूजिंग दैट रिलेशन आई विल राइट दिस एज pi by 2 minus tan इनवर्स 5 by 12 एंड सिमिलरली ये भी बन गया pi by 2 minus tan इनवर्स 3 by 2. अब अगर आप ध्यान दो pi by 2 plus pi by 2 becomes pi एंड नेगेटिव नेगेटिव माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y. फिर से सेम सिचुएशन आ गई बट इस बार x into y दोनों का प्रोडक्ट इवैल्यूएट करो दैट इज लेस देन 1.
तो अब मैं यहाँ रिजल्ट लगा सकता हूं, तो ये रिजल्ट बन गया पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, वी विल गेट पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ, यहां एलसीएम लिया तो वी विल गेट डिनोमिनेटर में 12 और ये बन जाएगा 5 प्लस 18 23 बाय 12 एंड यहां डिनोमिनेटर में बन जाएगा 24 माइनस 15 24 माइनस 15 which is 9 9 by 24 रेसिप्रोकेट करा 24 by 9। After simplification we will get pi minus tangent inverse of 46 by 9। बट फिर से अगर ध्यान दिया तो ऑप्शन ए तो मैच नहीं करती, ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गई, ऑप्शन बी से भी मैच नहीं करा, यहां इनपुट 9 by 46 है, यहां 46 by 9। ऑप्शन सी मैच हो सकती है, तो सबसे पहले तो 9 by 46 चाहिए था मेरे को, मतलब इनपुट को रेसिप्रोकेट करना है, रेसिप्रोकेट करना है तो ये बन जाएगा cot इनवर्स ऑफ 9 by 46। अब cot इनवर्स को यहां तो tan इनवर्स था, तो इसको tan इनवर्स में बदल देते हैं यूजिंग द रिलेशन tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स इज पाई बाय 2। तो जैसे उस रिलेशन का यूज करोगे ऑप्शन सी मैच कर जाएगी, तो फाइनल आंसर आया ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज, कहता है A dash is another viewer standing on the same line of observation across the road। A dash खड़ा हुआ है same line of observation में यहाँ पे। If the width of the road is 10 meters, road की जो width है that is 10 meters, then the difference between angle CAB and CA dash B is, देखो CAB angle that is this angle theta वो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, which is tan inverse 2 by 3। angle CA dash B, CA dash B, let this angle be alpha and in fact नजर आ रहा है ये एंगल अल्फा इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल में इन्वॉल्व हो रहा है। ऑफ कोर्स इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर भी पता है एंड कंप्लीट बेस पता है, दिस इज 40। तो मैं अल्फा एंगल भी निकाल सकता हूं, कैसे? टेंजेंट अल्फा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन दिस कंप्लीट बेस 20 by 40 which is 1 by 2। तो अल्फा आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 by 2। बट एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करना है? डिफरेंस बिटवीन एंगल CAB दैट इज थीटा एंड एंगल CA dash B दैट इज अल्फा, इनका डिफरेंस। थीटा की जगह रखूंगा tan इनवर्स 2 by 3 एंड अल्फा की जगह रखा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 by 2। अब ये सिचुएशन कैसी है? टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y। जैसे रिजल्ट यूज करूंगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ x minus y upon 1 plus xy, after simplification I will get tangent inverse of 1 by 8 which is matches with option A। Now passing on to case study 2, that is if f of x is given, then answer the following questions। Question number 17 is left hand limit at x equals to 1 is equals to, left hand limit का मतलब limit of the function when x is approaching to 1 from left side, मतलब x 1 से just छोटा है। अगर x 1 से छोटा है तो कौन सी डेफिनेशन लगाऊं? यहाँ देखो x, हाँ पहली डेफिनेशन में x 1 से छोटा, तो f of x will be equal to फर्स्ट डेफिनेशन, तो f of x की जगह पे रखा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। अब नजर आ रहा है दिस इज अ रैशनल फंक्शन। लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्म चेक करो। फॉर्म चेक करोगे यू विल गेट 0 by 0 फॉर्म। तो 0 by 0 फॉर्म जब भी आ जाए तो सबसे बेसिक स्टेप इज कैंसिलेशन ऑफ कॉमन फैक्टर। डिनोमिनेटर में फैक्टर्स नजर आ रहे हैं दैट इज x minus 1 into x plus 1। अब न्यूमरेटर के फैक्टर्स अगर आपको बनाने हैं क्लियरली नजर आ रहा है x को जब 1 पुट करा था
फॉर्म चेक करने के लिए तो 0 बना था। इसका मतलब x माइनस वन इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस न्यूमरेटर। तो x माइनस वन एक फैक्टर है। लॉन्ग डिवीजन से क्लियरली नजर आता है, जैसे ही आप इस पूरे न्यूमरेटर को x माइनस वन से डिवाइड करोगे you will get x square minus x minus 6 and of course ये x minus 1 फैक्टर कैंसिल आउट हुआ। न्यूमरेटर के फर्दर फैक्टर्स बन रहे हैं, that is x minus 3 into x plus 2 और इसके बाद दोबारा 0/0 फॉर्म नहीं बनती, तो आप सीधा सीधा लिमिट इवैल्यूएट कर सकते हो and the final answer turns out to be -3 which is option C. Now question number 18 is कि the right hand limit at x equal to 1 is equals to, right hand limit का मतलब limit of the function when x is approaching to 1 from right side, मतलब x 1 से just बड़ा है। तो x 1 से अगर just बड़ा है, ये तो छोटा, यहाँ पे इक्वल, हाँ यहाँ 1 से बड़ा, तो फंक्शन की थर्ड डेफिनेशन f of x की जगह पे आया 3 into log of 2x minus 1 upon 1 minus x। अब ऑफ कोर्स लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए आप फॉर्म चेक करोगे, x को 1 रख के देख लो 0/0 फॉर्म बनती है। अब लिमिट कैसे इवैल्यूएट करें? लॉगरिथमिक फंक्शन नजर आया तो सबसे पहले माइंड में रिजल्ट स्ट्राइक करता है लिमिट का, दैट इज लिमिट ऑफ log of 1 plus x by x when x is approaching to 0, आंसर इज 1। ये रिजल्ट लगाने के लिए पहले तो यहां वाली क्वांटिटी 0 को अप्रोच करनी चाहिए, बट यहां 0 को अप्रोच नहीं कर रही, तो आई विल यूज सब्स्टिट्यूशन। तो पुट x equals to 1 plus h और जैसे ही x 1 को अप्रोच करेगा h will approach to 0। तो लिमिट में क्या चेंजेस आ जाएंगी? लिमिट में आपके पास आ जाएगा h will approaches 0 3 times 3 कांस्टेंट एलिमेंट लिमिट से बाहर, log of x की जगह पुट कर दो 1 plus h, सिंप्लीफाई करोगे you will get 1 plus 2h अपॉन x की जगह 1 plus h, सिंप्लीफाई करोगे you will get minus h। अब ध्यान से ये रिजल्ट लगाने के लिए 1 प्लस के साथ जो क्वांटिटी है वही डिनोमिनेटर में वही 0 को अप्रोच करनी चाहिए। तो अगर इधर 1 के साथ प्लस में 2h है तो नीचे भी 2h चाहिए, तो 2 से डिवाइड एंड 2 से करा मल्टीप्लाई। एंड ऑफ कोर्स अगर h 0 को अप्रोच कर रहा है तो 2h भी किसको अप्रोच करेगा? 0 को। यहां है log of 1 plus 2h, तो यहां ये नेगेटिव साइन इसको हटाओ और ये आ गया बाहर। अब इसकी लिमिट ये नजर आ रही है, दैट इज 1, तो फाइनली आंसर आया -6 which is option A। Now question number 19 is left hand derivative at x equal to 1 is equals to। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 की बात करी, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय h। अब ध्यान से f ऑफ 1 प्लस h कैसे लिखें? डिसीजन मेकिंग स्टेप, अगर h 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है इसका मतलब h जो है यहाँ पे वो 0 से जस्ट छोटा है, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी। तो 1 प्लस h कैसी क्वांटिटी होगी? ऑफ कोर्स 1 से छोटी। 1 से छोटी तो फर्स्ट डेफिनेशन 1 से छोटी का यूज करेंगे, बट f ऑफ x यहाँ f ऑफ 1 प्लस h है तो x को रिप्लेस कर दो 1 प्लस h से, तो इस x की जगह भी डाल दो 1 प्लस h होल क्यूब एंड माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस h प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय x की जगह 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1 एंड ऑफ कोर्स ये माइनस एज इट इज f ऑफ 1 की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 इज -3, ये आया -3 होल डिवाइडेड बाय h।
अब ध्यान से, जैसे ही आप ये आइडेंटिटीज लगाओगे एलसीएम लेने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट लिमिट h approaching to 0 from left side h cube plus 4h square whole divided by h square into h plus 2। तो क्लियरली नजर आ रहा है, न्यूमिनेटर में से h स्क्वायर जैसे ही कॉमन निकालोगे डिनोमिनेटर में h स्क्वायर न्यूमिनेटर में h स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। आफ्टर दैट लिमिट इवैल्यूएट करोगे यू विल गेट द आंसर एज 2। तो इसका मतलब आंसर आया फाइनली ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज the value of function at x equal to 1 is replaced by which number so that function f of x is being continuous at x equal to 1। कहता फंक्शन की वैल्यू एट x equal to 1 किस नंबर से हम रिप्लेस करें सो दैट फंक्शन क्या बन जाए, कॉन्टिन्यूअस। बट कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें पता है दैट लेफ्ट हैंड लिमिट must be same as right hand limit must be same as value of the function at x equal to 1। और हमने क्वेश्चन नंबर 17 में लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करी, क्वेश्चन नंबर 18 में राइट हैंड लिमिट फाइंड करी और क्लियरली नजर आ गया था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर ही नहीं थी। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 पे कभी कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब फाइनल आंसर इज never to be continuous, that is option D। So with this the discussion of paper 1 is over and now we will discuss paper number 2। Now question number 21 is कहता the sum of squares of all possible values of x satisfying this condition। तो मेरे को सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फाइंड करनी है। अब यहां सिचुएशन कैसी है, tan इनवर्स ऑफ दिस, इनवर्स फंक्शन होगा तो एक एंगल से दिस एंगल इज थीटा। अब ये भी वैसी सिचुएशन है तो ये मान लेते हैं से अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, क्योंकि दोनों जगह tan इनवर्स है तो आई विल अप्लाई टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स। तो टेंजेंट ऑफ ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4। तो यहां हम रिजल्ट लगाएंगे टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा इनटू टेंजेंट अल्फा एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट x minus 1 upon x minus 2 प्लस टेंजेंट अल्फा ये बन जाएगा x plus 1 upon x plus 2 upon 1 minus टेंजेंट थीटा ये बन जाएगा x minus 1 upon x minus 2 into टेंजेंट अल्फा ये बन जाएगा x plus 1 by x plus 2 and of course टेंजेंट पाई by 4 is 1। अब जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे you will get two values of x that is plus minus 1 by root 2। अब ध्यान देना जैसे ही आप x को 1 by root 2 यहां पुट करोगे तो डेफिनेटली आपके पास आंसर पाई बाय 4 आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। एंड x को minus 1 by root 2 जैसे ही आप यहां पुट करोगे तो अगेन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you will definitely get पाई बाय 4। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हमें क्या चाहिए, ये दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आ गई, इनके स्क्वायर्स का सम 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर एंड माइनस 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर एंड जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द आंसर एज 1। सो द फाइनल आंसर इज 0 1। Now next question is if 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 5 is equal to this, where a is an integer and b is an irrational number, then write the value of a square plus b square। देखो a square plus b square हमें easily मिल जाएगा अगर हमें a and b की वैल्यूज मिल जाएंगी। For that हमें लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये और भी
फाइंड कर पाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1 बाय 5। नजर आ रहा है 9 बाय 4 दोनों में से एक कॉमन, वी विल गेट पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 5 and pi by 2 minus sin inverse 1 by 5 using the property can be written as cos inverse 1 by 5। बट राइट हैंड साइड में अगर ध्यान दो 9 by 4 वो तो आ गया, अब sin इनवर्स AB अपॉन 5 था, यहाँ cos इनवर्स आया, तो हमें इस cos इनवर्स को इन टर्म्स ऑफ sin इनवर्स लिखना है, दैट्स इट। अब इनवर्स फंक्शन होगा तो एक एंगल, तो मैं मान लेता हूं लेट थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 by 5। तो इट मींस यहां से मैं लिख सकता हूं cos थीटा विल बी 1 by 5। अब मेरे को चाहिए sin इनवर्स, sin इनवर्स का मतलब अगर sin थीटा फाइंड कर लूं तो आई कैन प्रोसीड फर्दर। तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आई कैन राइट sin थीटा एज प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर व्हिच इज 1 by 25। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करूंगा आई विल गेट sin थीटा एज प्लस माइनस 2 रूट 6 बाय 5। अब क्वेश्चन अराइज होता है sin थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। ध्यान से देखना, थीटा हमने एज्यूम किया cos इनवर्स को, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज 0 to पाई, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट्स। बट क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब थीटा डेफिनेटली लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज़ cos पॉजिटिव का होता है फर्स्ट में। तो अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो sin थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, तो डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे और नेगेटिव को हम रिजेक्ट करेंगे। तो इट मींस अगर sin थीटा 2 रूट 6 बाय 5 है तो थीटा किसके बराबर आ गया, sin इनवर्स 2 रूट 6 बाय 5। अब ध्यान से थीटा cos इनवर्स 1 by 5 के बराबर, और हमने प्रूव कर दिया सेम थीटा sin इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी। तो cos इनवर्स 1 by 5 की जगह मैं लिख सकता हूं sin इनवर्स 2 रूट 6 by 5। तो जैसे ही मैं इस फॉर्म से कंपेयर करूंगा a की वैल्यू आ गई 2 बिकॉज a इज एन इंटीजर एंड b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास रूट 6। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आंसर टर्न्स आउट टू बी 10। Now passing on to next question, that is कहता है function f of x is given and साथ में given है is differentiable at x equal to 3। कहता है then write the value of a plus b whole square। तो a plus b whole square की वैल्यू फाइंड करने के लिए of course मेरे को a and b दोनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए, दो अननोन्स, I need two conditions। अब for that conditions कहाँ से लाऊं, क्वेश्चन में ही गिवन था फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3, और अगर फंक्शन 3 पे डिफरेंशिएबल है तो इट मींस वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। यूजिंग द रिजल्ट डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहली कंडीशन मैं यूज करूंगा कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट एट x इक्वल टू 3। अब पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की बात हुई, इट मींस लिमिट ऑफ द फंक्शन मस्ट बी सेम एज वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब लिमिट के लिए अगर आप ध्यान दो 3 के लेफ्ट पे 3 के राइट पे डेफिनेशन चेंज हो रही थी, तो इसलिए लिमिट सीधी सीधी नहीं निकलेगी। तो वी विल फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एज वेल एज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब x 3 से जस्ट छोटा, 3 से अगर जस्ट छोटा है तो फर्स्ट डेफिनेशन में x 3 से छोटा है, तो f of x इज इक्वल टू दिस। तो f of x की जगह पे रखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x। ऑफ कोर्स दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, लिमिट इज सेम एज वैल्यू, x की जगह 3 रख दो, यू विल गेट 18 प्लस 5a। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम राइट साइड ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब x 3 से जस्ट बड़ा है,
अगर x3 से बड़ा है, यहाँ तो x3 से छोटा है, सेकंड में x3 से बड़ा, सेकंड डेफिनेशन का यूज करूंगा, तो ये आ गया थी 3bx माइनस 4। अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन है, लिमिट मस्ट बी सेम एज वैल्यू, x को 3 रख दो, तो यू विल गेट 9b माइनस 4। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3, और नजर आ रहा है 3 यहाँ इंक्लूड हो रहा था, तो फर्स्ट डेफिनेशन में x की जगह 3 रख दो, तो यू विल गेट 18 प्लस 5a। कुल मिला के यहां से मेरे पास a और b में एक कंडीशन बन गई, एंड दैट इज 5a, 9b की साइड चेंज करी माइनस 9b, और कांस्टेंट की साइड चेंज करी इक्वल्स टू माइनस 22। ये आ गई a और b में एक कंडीशन। अब मेरे को a और b में एक कंडीशन और चाहिए, वो कहां से लाऊंगा? गिवन था फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 3। अब डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब, ध्यान से 3 पे फिर से डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी सेम एज राइट हैंड डेरिवेटिव। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ f ऑफ 3 पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात हुई, 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय h। अब क्वेश्चन अराइज होता है f ऑफ 3 प्लस h कैसे लिखें? देखो इनपुट पे ध्यान दो, h 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, मतलब h एक बहुत छोटी नेगेटिव क्वांटिटी, 3 में ऐड करोगे तो ये इनपुट 3 से जस्ट छोटी, तो अगर इनपुट 3 से जस्ट छोटी है तो फर्स्ट डेफिनेशन में 3 से छोटी, बट लिखेंगे कैसे? x की जगह 3 प्लस h, फर्स्ट डेफिनेशन में x की जगह रखो 3 प्लस h, तो x की जगह 3 प्लस h, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस h और प्लस 5a। अब ध्यान से माइनस f ऑफ 3, अब 3 इंक्लूड हो रहा था यहाँ पे, x की जगह 3 डाल दो सीधा, तो यू विल गेट 18 प्लस 5a, बट बाहर माइनस है तो ये बन गया माइनस 18 माइनस 5a होल डिवाइडेड बाय h। अब जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 9। अब बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव limit h will approach to 0 from right side of f of 3 plus h minus f of 3 whole divided by h। फिर इनपुट की तरफ ध्यान दो, इस बार h 0 से जस्ट बड़ा है पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये इनपुट 3 से बड़ी हो जाएगी। अगर इनपुट 3 से बड़ी हो गई तो 3 से बड़ी ये आ गई सेकंड डेफिनेशन में यहां, बट ध्यान से रिप्लेस दिस x by 3 plus h, तो यहां भी x को रिप्लेस कर दो 3 plus h से, तो 3b इंटू एक्स की जगह 3 प्लस एच माइनस 4 माइनस एफ ऑफ 3, अभी अभी हमने इवेलुएट करा था 18 प्लस 5a, बट बाहर माइनस है तो साइन विल चेंज, होल डिवाइडेड बाय h। अब इसको इवेलुएट करने के लिए काम करते हैं, ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो वी विल गेट 9b प्लस 3bh, 9b प्लस 3bh। अब अगर आप ध्यान दो ये b एंड 5a दीज आर अननोन्स, बट अगर आप ध्यान दो जो हमने फर्स्ट कंडीशन फाइंड करी यहां पे भी तो 5a 9b आ रहा था, बट फर्क क्या है? 9b माइनस 5a, यहां 5a माइनस 9b, फर्क सिर्फ एक नेगेटिव साइन का है। तो 9b माइनस 5a की वैल्यू में यहां से 22 पुट कर देता हूं, माइनस 4 माइनस 18 माइनस 22 प्लस 22 कैंसिल आउट हुआ। अब h से h जैसे ही कैंसिल करोगे राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा 3b, तो यहां से b की वैल्यू आ गई 3, एंड वंस b 3 आया यहां पुट कर दो तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। दोनों अननोन्स मिल गए, a एंड b की वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, यू विल गेट 4 स्क्वायर and the final answer will be 16. Now passing on to question number 24, that is if limit of this function is k
then write the value of k raised to power 4 plus 47. अब देखो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी अगर मेरे को k की वैल्यू मिल जाए, और k की वैल्यू कैसे मिलेगी? बाय इवैल्यूएटिंग दिस लिमिट। तो हम ये लिमिट इवैल्यूएट कर लेते हैं, दैट इज लिमिट ऑफ 1 minus tan x divided by sin x minus cos x as x approaching pi by 4। तो लिमिट जब भी इवैल्यूएट करनी हो सबसे पहला स्टेप होता है वी हैव टू चेक द फॉर्म। जैसे आप इस फंक्शन की फॉर्म चेक करोगे as x approaching to pi by 4, ये बनेगी 0/0। तो जब भी 0/0 फॉर्म बन जाए सबसे पहला स्टेप होता है कैंसिलेशन ऑफ कॉमन फैक्टर। किसी भी ढंग से अगर कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाए तो हम लिमिट इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब लिमिट कैसे इवैल्यूएट करें? देखो कॉमन फैक्टर नजर नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर में sin x minus cos x, ऊपर 1 minus tan x। तो एक काम करते हैं हम टेंजेंट को भी इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos रख देते हैं। तो tan x कैन बी रिटन एज sin x by cos x। अब सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर में एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया cos x, तो ये बन गया cos x minus sin x। और इस पूरी क्वांटिटी को अगर sin x minus cos x से डिवाइड करा तो ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा into 1 upon sin x minus cos x। एंड इनफैक्ट अब क्लियरली नजर आ रहा है ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम बन सकते हैं, फर्क है सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव साइन का। देखो यहाँ cos x minus sin x, यहाँ sin x minus cos x। तो मैं काम करता हूँ न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये नेगेटिव बन गई, ये पॉजिटिव। अब ये दोनों फैक्टर्स सेम है, कैंसिल आउट हुआ, तो ये जो -1 बचा लिमिट से बाहर और साथ में आया लिमिट ऑफ 1 by cos x as x approaching to pi by 4। अब ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लगाने के लिए यहां वाली क्वांटिटी 0 को अप्रोच करनी चाहिए, तो अब हम लगा देते हैं सब्स्टिट्यूशन, पुट x equals to pi by 4 plus h। इसका बेनिफिट जैसे जैसे x pi by 4 की तरफ अप्रोच करेगा h will approach to 0। तो लिमिट में क्या चेंजेस आई? 1 upon cos x की जगह पुट करना है pi by 4 plus h, एंड क्योंकि फंक्शन इन टर्म्स ऑफ h आ गया तो लिमिट भी इन टर्म्स ऑफ h आ जाएगी, h approaches 0। अब आप जैसे ही इस लिमिट को इवैल्यूएट करोगे you will get the answer as -√2। इसका मतलब ये हुआ k की वैल्यू आ गई -√2। k की वैल्यू जैसे ही यहां पुट करोगे -√2 की पावर 4 दैट इज 4। तो 4 plus 47 फाइनल आंसर इज 51। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहता if left hand side is equal to pi by 6 then write the value of 3 times dy by dx whole square at x equal to 1 by 2 and y equal to 0। अब देखो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी अगर सबसे पहले मैं dy by dx फाइंड कर लूं at x equal to 1 by 2 and y equal to 0। तो dy by dx फाइंड करने के लिए we will differentiate both sides with respect to x। तो d by dx of x square y plus sin inverse x plus 4y cube equals to right hand side का डेरिवेटिव which is a constant quantity that is 0। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट नजर आ रहा है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 2, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव dy by dx प्लस नाउ सेकंड फंक्शन एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव आ गया 2x प्लस सेकंड क्वांटिटी का डेरिवेटिव sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 upon रूट ऑफ 1 minus x square प्लस अब आएगा थर्ड वाली क्वांटिटी का डेरिवेटिव। ध्यान रहे थर्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ y है, डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे यूजिंग चेन रूल। 4 एज इट इज, इस y को मान लिया u रेज़ टू पावर 3 का डेरिवेटिव इज 3 into u raised to the power 2 and using chain rule d by dx of u, और u हमने माना सिर्फ y को, तो यहाँ पे आ गया y, this is equals to 0।
अब क्लियरली नजर आ रहा है dy by dx यहाँ भी है, dy by dx यहाँ भी है, तो dy by dx कॉमन, तो वी आर लेफ्ट विद x स्क्वायर और यहां से आ गया मेरे पास प्लस 12y स्क्वायर, और रिमेनिंग क्वांटिटीज की साइड अगर चेंज कर दें तो ये आ गया माइनस 2xy एंड माइनस कॉमन प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर। तो dy by dx की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना था dy by dx at x equal to 1/2 and y equal to 0। तो x को 1/2 और y को 0 पुट करेंगे, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। x को 1/2 पुट करूंगा, 1 minus 1/4 is 3/4, जिसका स्क्वायर रूट आ जाएगा √3/2। तो न्यूमरेटर बन गया -2/√3 और x को 1/2 y को 0, तो ये क्वांटिटी 0, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये सिंपलीफाई होके बन गया 4/1। तो dy by dx आया -8/√3, इसका स्क्वायर -8/√3 का स्क्वायर 64/3, 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये कटा और फाइनल आंसर आया 64। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if f of x is tan inverse of this quantity where x is lying between 0 and pi/4, then write the value of derivative of f of x at x equal to pi/6। तो सबसे पहले तो हम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन निकालेंगे और फिर इन द एंड x की जगह रखेंगे pi/6। बट द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f of x। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ऑल्दो आई कैन अप्लाई द चेन रूल, बट उसे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा काफी, तो हम इसको सिंप्लीफाई क्यों ना कर ले फंक्शन को। अगर बाहर tan इनवर्स है तो हम चाहते हैं ब्रैकेट के अंदर बन जाए tan ऑफ सम एंगल। अब वो कैसे जनरेट करूं, सारी टर्म्स तो साइन और कॉस में थी, तो एक काम करते हैं, टेंजेंट होता क्या है, साइन बाय कॉस, तो मैं साइन बाय कॉस वाली टर्म्स क्रिएट कर लेता हूं। फॉर दैट divide numerator and denominator by cos x, so we will get f of x as tangent inverse of cos x by cos x 1 plus sin x by cos x बन गया tan x, and similarly denominator में cos x से divide करा, we will get 1 minus tangent x। अब देखो बाहर tan इनवर्स है, हम अंदर वाली क्वांटिटी चाहते हैं पूरी tan ऑफ सम एंगल में बदल जाए, कैसे कन्वर्ट करें। यहां तो tan x है और ये 1 जो है, अब ये पूरी क्वांटिटी या तो tan ऑफ a प्लस b में कन्वर्ट हो सकती है या tan ऑफ a माइनस b में कन्वर्ट होगी। फॉर दैट न्यूमरेटर में हमें चाहिए tan a tan b, तो इस 1 को मैं लिख सकता हूं टेंजेंट ऑफ pi/4, तो tan a प्लस tan b, रिजल्ट के लिए नीचे होना चाहिए 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो यहां भी मैं लिख सकता हूं 1 इंटू टेंजेंट x और इस 1 की वैल्यू में रख देता हूं टेंजेंट pi/4, तो ये बिल्कुल सेम फॉर्म में कन्वर्ट हो गया टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b, एंड दैट इज बेसिकली टेंजेंट ऑफ a प्लस b, दैट इज pi/4 प्लस x। अब ध्यान से tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ सम क्वांटिटी, इसको मैं pi/4 प्लस x लिख सकता हूं प्रोवाइडेड ये एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में कंडीशन भी गिवन थी, तो हम यहां से चेक करेंगे। x के बारे में इंफॉर्मेशन तो है, हमें चाहिए pi/4 प्लस x, तो ऐड pi/4 थ्रू आउट, तो यू विल गेट pi/4 less than x plus pi/4 less than pi/4 plus pi/4, that is pi/2, and in fact ये सारे के सारे एंगल्स इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कवर हो रहे थे। That's why we can write f of x in simplified form as pi/4 plus x। अब ये फंक्शन ही इतना नाइस बन गया, इसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव आ जाएगा f dash x will be equals to pi/4 is a constant quantity, derivative 0 and x का डेरिवेटिव with respect to x is 1। अब डेरिवेटिव आया ही एक कांस्टेंट क्वांटिटी,
तो डेरिवेटिव एट x इक्वल टू पाई बाई 6 दैट इज 1. तो फाइनल आंसर इज 0 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 27 इज write the number of points of discontinuity of this given function. तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए देखो हमें कॉन्टिन्यूटी पे वर्क करना आता है, तो हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे और जो पॉइंट्स बच जाएंगे तो वहां पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस. लेट्स सी हाउ टू प्रोसीड. देखो सबसे पहले फंक्शन ऑब्जर्व करा, जीरो के लेफ्ट पे जीरो के राइट पे डेफिनेशन चेंज हो रही थी, तो सबसे पहले तो हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे जीरो पे. एंड कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट का मतलब लिमिट मस्ट बी सेम एज वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ऑफ कोर्स एट x इक्वल टू 0. तो लिमिट में भी अब ध्यान रहे, लिमिट सीधी सीधी नहीं निकलने वाली, क्योंकि जीरो के लेफ्ट जीरो के राइट पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, इसीलिए लिमिट हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0. अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन when x is approaching to 0 from left side, मतलब x 0 से जस्ट छोटा. अगर x 0 से छोटा है तो यहां नजर आ रहा है x 0 से छोटा, तो फर्स्ट डेफिनेशन लगाई फंक्शन की e पावर 2x minus 1 by sin x. अगेन लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए पहला स्टेप फॉर्म चेक करेंगे, x को जैसे ही 0 रखेंगे we will get 0 by 0 फॉर्म. जब भी 0 by 0 फॉर्म आ जाए माइंड में आता है सबसे पहले कैंसिलेशन ऑफ कॉमन फैक्टर. अब कॉमन फैक्टर कैसे कैंसिल करूं, ऊपर तो एक्सपोनेंशियल नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो नहीं पॉसिबल. फिर माइंड में आता है अगला स्टेप, दैट इज यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. अब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लगाने के लिए वी नो दैट e पावर x minus 1 होल डिवाइडेड बाय x, इसकी लिमिट व्हेन x अप्रोचिंग टू 0 इज 1. तो जो e की पावर में है वही डिनोमिनेटर में चाहिए. अब कांस्टेंट 2 तो क्रिएट कर ही लेंगे, सबसे पहले तो x होना चाहिए, तो डिवाइड न्यूमरेटर बाय x एंड डिनोमिनेटर बाय x. इसका फायदा sin x बाय x की लिमिट व्हेन x अप्रोचिंग टू 0 इज अगेन 1. बट यहां पे जो क्वांटिटी e की पावर में वही यहां चाहिए, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई. अब आप जैसे लिमिट सेपरेट करोगे तो इस पूरे फंक्शन की लिमिट आ जाएगी 1, तो न्यूमरेटर में बच गया 2 और डिनोमिनेटर की लिमिट आ जाएगी 1, तो ये लिमिट आ गई हमारे पास 2. इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज 2. अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ. राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम राइट साइड, मतलब x 0 से जस्ट बड़ा, 0 से बड़ा, यहां 0 से छोटा, 0 के इक्वल, ये रहा 0 से बड़ा, तो फंक्शन f ऑफ x की जगह पे आएगा log ऑफ 1 plus 2x डिवाइडेड बाय x. अब यहां पे तो सीधा सीधा नजर आ रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया. स्टैंडर्ड रिजल्ट log ऑफ 1 plus x डिवाइडेड बाय x as x approaching to 0 is 1. तो 1 प्लस के साथ जो क्वांटिटी यहां वही डिनोमिनेटर में चाहिए, तो 2 से डिवाइड 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, इस पूरे की लिमिट बन गई 1. तो यहां से भी आंसर क्या आया 2. तो यहां तो नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, लिमिट एग्जिस्ट करती है. वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 पे चेक करो, 0 के बराबर जब x है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है 2 के बराबर. तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज सेम एज राइट हैंड लिमिट इज सेम एज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, मींस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट 0. बट हमने सिर्फ 0 पे बात नहीं करनी, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं. ये देखो 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए फॉर x ग्रेटर देन 0 फंक्शन f of x is log of 1 plus 2x divided by x. अब यहां ध्यान देने वाली बात है, लॉगरिथमिक फंक्शन बीइंग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 पे. क्लियर? एंड ये नजर आ रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी फॉर ऑल रियल्स कॉन्टिन्यूअस है. अगर ऑल रियल्स पे कॉन्टिन्यूअस है तो डेफिनेटली x ग्रेटर देन 0 पे भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस. तो
एक्चुअल में ये फंक्शन बना कैसे न्यूमरेटर वाला, composition of two continuous functions, that is logarithmic function and polynomial function 1 plus 2x. We know composition of two continuous functions is a continuous function. तो इसका मतलब न्यूमरेटर हमेशा continuous for all x greater than 0, denominator being polynomial function always continuous for all x greater than 0. Of course denominator 0 नहीं हो सकता, 0 यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर x ग्रेटर देन 0 ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो इसका मतलब 0 और 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए हमें कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिला ही नहीं। अब आगे चलते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, हाँ जी, फॉर x lying between -9 and 0, इस केस में f of x is e raised to the power 2x minus 1 by sin x. अब अगर आप यहां भी ध्यान दो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल्स, तो ऑफ कोर्स इस इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूअस होगा। एंड ये 1 जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूअस, तो ऑफ कोर्स इस इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का डिफरेंस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो न्यूमरेटर तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डिनोमिनेटर बीइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का क्वोशिएंट भी हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो साइन 0 कहां पे होगा, साइन 0 होगा, ऑफ कोर्स हम सिर्फ इसी इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो साइन 0 कहां पे होगा, व्हेन x इज -π, -2π, -3π एंड सो ऑन। बट अगर आप ध्यान दो, -π इज -3.14, -3.14 into 2 -6.28, और ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो ये बन जाएगी -9 से छोटी, इस इंटरवल से बाहर हो गई, तो ये रिजेक्टेड और आगे वाली सारी रिजेक्टेड। तो ये दो पॉइंट्स हैं जहां पे गड़बड़ होने के चांसेस हैं, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इन पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब these two are the only points of discontinuity, rest बाकी सब पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो फाइनल आंसर इज number of points of discontinuity, that is 0, 2. Now question number 28 is, if cos of this quantity is 6/5a, then write the value of a square. देखो a की वैल्यू अगर मिल जाए तो हम फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए we have to simplify the left hand side. तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें, cos of sin inverse 3/5 plus cot inverse of 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, दैट इज द मेन क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप ध्यान दो, इनवर्स फंक्शन होगा तो कोई एंगल, तो मैं इसको मान लेता हूं, लेट दिस बी से अल्फा, ये भी इनवर्स फंक्शन, इसको मान लिया बीटा। तो ये सिचुएशन कैसी बन गई, cos अल्फा प्लस बीटा, which can be written as cos alpha, that is cos of sin inverse 3/5 into cos beta, beta की जगह cot inverse 3/2 minus sin alpha, alpha की जगह sin inverse 3/5 and sin beta, beta की जगह cot inverse 3/2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए ध्यान दो, यहां cos है तो मैं चाहता हूं अंदर cos इनवर्स ऑफ समथिंग बन जाए, और sin इनवर्स से cos इनवर्स कन्वर्जन आपको आती है, ये बन जाएगा cos ऑफ cos इनवर्स 4/5। अब अगर यहां cos है तो मैं चाहता हूं अंदर भी cos इनवर्स ऑफ समथिंग बने, फॉर दैट cot इनवर्स 3/2 को हमने बीटा माना हुआ है, तो cot इनवर्स 3/2 is बीटा, तो यहां से मैं cot बीटा इजीली लिख सकता हूं, दैट इज 3/2। एंड वंस cot बीटा आ गया, जाना कहां तक है, हम चाहते हैं अंदर cos इनवर्स ऑफ समथिंग बन जाए, फॉर दैट
कॉस बीटा फाइंड करना चाहते हैं। कॉस बीटा तक कैसे पहुंचेंगे? आई कैन इजीली राइट टेंजेंट बीटा दैट इज 2/3। टेंजेंट बीटा से कॉस बीटा तक कैसे पहुंचूं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके आई कैन फाइंड सीकेंट बीटा, एंड वंस सीकेंट बीटा आ गया, कॉस बीटा आप निकाल सकते हो। वो आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स ऑफ 3/√13। cos बीटा आ गया तो वहां से बीटा तो मैं लिख ही सकता हूँ, cos इनवर्स ऑफ दैट क्वांटिटी। आगे साइन है तो अंदर साइन इनवर्स है, ये एज इट इज सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इनटू साइन ऑफ, अब यहां साइन है तो हम चाहते हैं यहां साइन इनवर्स ऑफ सम क्वांटिटी बने। जैसे इसको सिंप्लीफाई करके cos इनवर्स में कन्वर्ट करा, बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस cot इनवर्स को हम sin इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बन जाएगा 2/√13। अब मेरे ख्याल में ये सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान है। cos ऑफ cos इनवर्स 4/5 इज 4/5 इनटू cos ऑफ cos इनवर्स 3/√13 इज 3/√13 एंड माइनस sin ऑफ sin इनवर्स 3/5 into sin of sin inverse 2/√13 is 2/√13। अब आप इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे ये बन जाएगा 12/5√13, ये बनेगा 6/5√13। सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 6/5√13। अगर आप राइट हैंड साइड से कंपेयर करो तो इस एक ही जगह पे कौन है √13, तो हमसे पूछा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज 13। So the final answer is 13. Now passing on to next question, that is if minus pi by 3 less than equal to tan inverse x less than pi by 4, then sum of squares of all integral values of x। अब देखो इनइक्वालिटी आ गई, इस इनइक्वालिटी को हम हैंडल कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो सबसे पहले मैं tan इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद होनी चाहिए, दैट इज -π/2 to π/2। हाँ जी, अब tan इनवर्स x का ग्राफ जो बनेगा दैट इज लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अब ग्राफ है y इक्वल टू tan इनवर्स x का, तो मैं tan इनवर्स x की जगह पे रख देता हूं y, तो ये बन गया -π/3 लेस देन इक्वल टू y लेस देन π/4। इसका मतलब मेरे को y की वैल्यूज इस इंटरवल के बीच में होनी चाहिए। फॉर दैट हमें इक्वालिटी आती है, तो मैं सबसे पहले y इक्वल टू π/4 की बात कर लेता हूं। y इक्वल टू π/4 ये बनेगी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, बट 0 से π/2 इसकी मिड वैल्यू होगी π/4, तो ये बन गई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब डॉटेड इसलिए बनाई क्योंकि यहां स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी। अब मैं बात करता हूं y इक्वल्स टू -π/3 की। -π/3 मतलब 0 और -π/2, अगर मैं इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर दूं तो ये बन गया -π/3। हाँ जी, अब यहां इक्वालिटी भी है तो इसलिए लाइन बनेगी डाउन पैरेलल टू x एक्सिस, दैट इज y इक्वल्स टू -π/3। अब हमें ग्राफ का कौन सा पोर्शन चाहिए? इन दोनों के बीच वाला, मतलब इन दोनों लाइंस के बीच वाला पोर्शन चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन आ गया मेरे पास ग्राफ का ये पोर्शन। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग x ढूंढने, वो हम इजीली ढूंढ सकते हैं। ये था y इक्वल्स टू π/4, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x अगर ढूंढना है तो y की जगह π/4 रखा, π/4 इक्वल टू tan इनवर्स x, तो यहां से x आ गया 1, और यहां पॉइंट था मेरे पास -π/3, y की वैल्यू -π/3 रखी इक्वल टू tan इनवर्स x, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई -√3।
और इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली x की वैल्यू, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली x की वैल्यू, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली x की वैल्यू। तो x की वैल्यू चल रही है -√3 से लेके चलते गए 1 तक। और क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा था, डॉटेड लाइन है, तो ये x इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान से। तो इसका मतलब x की वैल्यूज कहां से कहां तक वेरी करी, -√3 से लेके 1 तक। और वंस ये इंटरवल आ गया, अब मैं इस इंटरवल में इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x ढूंढ सकता हूं। अगर आप ध्यान दो, दिस इज -1.732। तो इस इंटरवल में जो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x होंगी, दे आर -1 एंड 0 ओनली। तो इनके स्क्वायर्स का सम जैसे फाइंड करोगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 0 1। So finally the last question is, if y equals to tan inverse of this quantity, then the value of zint of dy by dx at x equal to √3/2, where this symbol is the greatest integer function। तो देखो, सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे एट दिस पॉइंट, फिर उसका हमने लेना है zint। अब क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव। अब ध्यान दो, अगर मैं एज इट इज चेन रूल लगा के डेरिवेटिव निकालूंगा तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काफी। तो एक काम करते हैं, क्यों ना इस फंक्शन को सिंपलीफाई कर लें। सिंपलीफाई करने का मतलब, अगर बाहर tan इनवर्स है तो मैं चाहता हूं ब्रैकेट के अंदर ये पूरी क्वांटिटी tan ऑफ सम एंगल बन जाए। अब उसके लिए नजर आ रहा था हर जगह पे स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला स्टेप, मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देता हूं एंड आफ्टर रैशनलाइजेशन यू विल गेट टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x। जैसे ही रैशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर को, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट दिस क्वांटिटी। अब हमारा अल्टीमेट एम क्या था, tan इनवर्स है तो मैं चाहता हूं ब्रैकेट के अंदर बन जाए tan ऑफ सम एंगल। अब टेंजेंट में कन्वर्ट करने के लिए x को डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करो जिससे फायदा हो। अब मेरे को नजर आई ये क्वांटिटी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे केस में हम x को पुट करते हैं साइन थीटा और वी कैन सब्स्टिट्यूट कॉस थीटा। तो जैसे ही साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा, आई विल गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर विच इज कॉस स्क्वायर, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर बन जाएगा कॉस थीटा। ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा बाय x की जगह रखना है साइन थीटा, ये आ गया फाइनल। बट बाहर tan इनवर्स है, हम चाहते हैं यहां tan ऑफ सम एंगल बने। अब थीटा में सिचुएशन हैंडल तो नहीं हो रही, तो हम यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हाफ द एंगल में जाके सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले यहां नजर आ रहा था 1 माइनस कॉस थीटा, using half the angle results, this can be written as 2 sin square angle का half divided by sin theta पे भी half the angle result लगाएंगे, we will get 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 एंड जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल, sin theta by 2 से एक sin theta by 2 कैंसिल, नाउ sin by cos is tan theta by 2। तो फाइनली ये y हमारे पास बन गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ थीटा बाय 2, जिसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं थीटा बाय 2। इज इट क्लियर? तो y आ गया 1/2 और इनटू थीटा, बट ध्यान से एक्चुअल में फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x था, तो ये फाइनल आंसर भी इन टर्म्स ऑफ क्या होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। तो थीटा को मैं वापस लिख सकता हूं यूजिंग दिस कंडीशन साइन इनवर्स x। तो काफी हद तक फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। नाउ dy by dx टर्न्स आउट टू बी 1/2 एज इट इज, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 upon रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट हमने डेरिवेटिव निकालना एक पॉइंट पे है, एट x इक्वल टू √3/2। जैसे ही x को √3/2 रखोगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन dy by dx एट x इक्वल टू √3/2
turns out to be 1. And finally, हमें निकालना है इस क्वांटिटी का zint. And in fact, we know that greatest integer function of 1, zint of 1 is always 1. तो आंसर आ गया 0, 1. And with this, discussion of the paper is over. I hope you enjoyed this discussion. Please share this video with your friends and with your relatives, and don't forget to like this video.